गुड मॉर्निंग बच्चे पिछले क्लास में जो मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड यूजलेस प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। क्यों? ये अनवांटेड एंड यूजलेस प्रोडक्ट जो भी है, अगर इसको समय पे एलिमिनेट नहीं किया गया, इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर अस। बिल्कुल उसी तरह से हमारा बॉडी इस चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ अनवांटेड और यूजलेस प्रोडक्ट हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, हमारे बॉडी के सेल्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट में, और ये नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट को किडनी तुरंत एलिमिनेट कर देता है हमारे बॉडी से। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो है किडनी। तो मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड हैं हमारे बॉडी में जिनका मेन फंक्शन तो एक्सक्रीशन नहीं है, मेन फंक्शन कुछ और है, लेकिन वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अनवांटेड यूजलेस प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है, जिसको अदर ऑर्गन्स भी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। वैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को हम लोग एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। हालांकि किडनी का भी जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो ऑस्मो रेगुलेशन है, लाइक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, क्योंकि इनका भी मेन फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसका भी प्राइमरी फंक्शन तो ऑस्मो रेगुलेशन है, जिसका मतलब होता है वाटर बैलेंस इन बॉडी। वाटर बैलेंस इन बॉडी का मतलब मेंटेन करेगा, वाटर के लेवल को मेंटेन करेगा, एंड इफ एक्स्ट्रा वाटर इज देयर, वो हमारे बॉडी से नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को वाटर के साथ एलिमिनेट कर देगा। प्राइमरी फंक्शन इसका ऑस्मो रेगुलेशन एंड द सेकेंडरी फंक्शन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी सेल्स। नाइट्रोजीनियस जो भी सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटीन इज द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, क्योंकि हम लोग प्रोटीन को कलेक्ट करके नहीं रख सकते बॉडी में। हमारा सेल्स प्रोटीन को उतना ही यूटिलाइज करता है जितनी की ज़रूरत होता है, जबकि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे डीएनए, आरएनए, उनसे भी हमें नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स में जो भी सब्सटेंस जिसमें नाइट्रोजन एज ए कंपाउंड है, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस दे सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जहाँ तक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसरी में आता है, लाइक स्किन, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, नेजल एपिथेलियम। स्किन जो है हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव लेयर है, ये हमें प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्किन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ह्यूमन बींग्स। आप सोच सकते हो अगर हमारे बॉडी पे आउटर लेयर ना हो तो हम अपने बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्किन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो तो प्रोटेक्शन है,
लेकिन साथ में ये हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन में भी मदद करता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। लंग्स, आपको पता होना चाहिए कि लंग्स पर डे 18 लीटर ऑफ CO2 रिमूव करता है हमारे बॉडी से। 18 लीटर। हम लोग जब भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके उसको CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो लंग्स भी गैसियस यानी कि वोलाटाइल, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, वोलाटाइल सब्सटेंस है। यहाँ पे जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो वोलाटाइल है, उसको लंग्स रिमूव करता है। लीवर के बारे में मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो लीवर है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी डेड RBC है वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिलीरुबिन में, और ये बिलीरुबिन को लीवर है जो उसको कन्वर्ट करता है कंजुगेटेड बिलीरुबिन में, और ये हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर आ जाता है। तो लीवर का चूंकि काम ही डिटॉक्सिफिकेशन है, तो दिस इज आल्सो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इंटेस्टाइन, बच्चे डॉक्टर जो है ना, दो चीज़ों का हमेशा बॉडी में डिफिशियंसी होता रहता है, एक आयरन और दूसरा कैल्शियम। आप जाओगे ना, अगर प्रेग्नेंट वीमेन जो होती है ना, उसको तो डॉक्टर आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा देते हैं खाने को। इसकी डिफिशियंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन क्या हो अगर ये हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, डॉक्टर तो बेधड़क आपको पर डे 1 गोली आयरन का और 1 गोली कैल्शियम का खाने को कहते हैं। कहीं हाइपर अगर हो जाए ये मिनरल्स और विटामिन्स, तो हमारे बॉडी को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। क्यों? हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, एक्स्ट्रा आयरन एंड कैल्शियम को एलिमिनेट कर देता है, वो उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा इफ दे आर इन एक्सेस अमाउंट। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ना सिर्फ आयरन एंड कैल्शियम, और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं जो अगर ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में हो तो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि एलिमिनेट कर देते हैं। इट आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। नेजल एपिथेलियम, नेजल एपिथेलियम जो है ये किस तरह से एक्सक्रीशन में मदद करेगा? बच्चे, हमारे नोज में होता है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड रिलीज करता है म्यूकस, और ये म्यूकस जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। और ये जेली लाइक सब्सटेंस जो एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, ये हमारे हेयर्स के पास रिलीज होता है बाय म्यूकस ग्लैंड। जब हम लोग एयर लेते हैं ना एटमॉस्फेयर में, उस एयर के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इनहेल हो सकते हैं। तो हेयर फिल्टर द डस्ट पार्टिकल एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब नेजल एपिथेलियम से गैस पास होता है लंग्स की तरफ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस एनवायरनमेंट होने के वजह से स्टेराइल हो जाता है या डेड हो जाता है हमारे नेजल एपिथेलियम में, और वो म्यूकस के साथ डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपक कर वहीं रुक जाता है नेजल एपिथेलियम में, एंड द फिल्टर एयर मूव्स इनटू द लंग्स। बाद में वो डस्ट, म्यूकस एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको बेहतर पता होगा, टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। आप अपनी उंगली डाल के नाक में साफ कर लेते हो। लेकिन इस तरह से नेजल एपिथेलियम भी हेल्प इन एक्सक्रीशन। बच्चे, जैसा कि मैंने नेजल एपिथेलियम के बारे में बताया है, ये कोई
अनोखी बात नहीं है कि आप नेजल एपिथेलियम को साफ नहीं करते होगे, लेकिन आफ्टर क्लीन द नोज नेजल एपिथेलियम यू शुड वॉश द हैंड। कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है ना, नाक में उंगली डालने से पहले हाथ को जरूर साफ करें और डालने के बाद भी हाथ जरूर साफ करें। एक एक करके अगर हम इसको देखें, स्किन इज द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। होता क्या है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं स्किन में। एक सीबेसियस ग्लैंड और दूसरा स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट। स्वेट को हम लोग डाइल्यूट यूरिन भी कहते हैं। दिस इज डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन कहलाता है ये स्वेट। इसमें H2O होता है, NaCl होता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, अमाइनो एसिड, यूरिया एंड ग्लूकोज, ये सब प्रोडक्ट होते हैं स्वेट में। अब आप ये कहोगे सर यूरिया तो यूरिन में होता है। यूरिया हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, किडनी उस यूरिया को यूरिन में बदल देता है, तब जाके वो एलिमिनेट होता है। लेकिन हमारे स्वेट में यूरिया पाया जाता है। इसी का कंपोजिशन को हम लोग डाइल्यूट यूरिन या स्वेट भी कहते हैं। हालांकि लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, यूरिया एंड ग्लूकोज प्रेजेंट इन वेरी लो क्वांटिटी, फ्यू क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वाटर एंड NaCl इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। इसलिए जब हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो हम लोग वाटर के साथ साथ थोड़ा बहुत मिनरल्स भी लेते हैं, नींबू पानी। सेबेसियस ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है। सेबम जो है इसमें वैक्स होता है, स्टेरॉइड होता है एंड हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन को ऑयली बनाता है। इसी कारण से हमारा जो बॉडी है ये समर सीजन में ऑयली हो जाता है। जिनके बॉडी में सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा होगा, विंटर सीजन में उनका बॉडी रफ नहीं होता। हम लोग बहुत बार ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता है कि सर पूरा चेहरा रफ हो गया है, बाहर से क्रीम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास सेबेसियस ग्लैंड है और ये प्रॉपर फंक्शनल है तो विंटर सीजन में भी आपको क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल सेबेसियस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन आवर स्किन एंड दे रिलीज सेबम। Sebum have wax, steroids and some hydrocarbons, natural oil which make our skin moist। तो इस तरह से चूंकि हमारे बॉडी से स्किन स्वेट को और सेबम को यानी कि ऑयल को रिलीज करता है, तो स्किन इज आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक और जो खास और ध्यान देने वाली बात है कि जो वर्कर होते हैं ना, जो खास करके माइनिंग एरियाज में काम करते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन हो जाता, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट करते हैं तो हमारे बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होता है और साथ में इट लॉसेस द मिनरल्स। तो जब हमारे बॉडी से अगर किसी भी चीज़ से ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाए, मिनरल्स का लॉस हो जाए, तो सेल श्रिंक करने लग जाता है। इनिशियल स्टेज पे तो हमें समझ में नहीं आता, बट इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मसल्स क्रैम्प के रूप में आता है। तो ये जो मसल्स क्रैम्प हो जाता है वर्कर लोगों का, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी, due to loss of water and salt in large quantity from the body through sweat। तो जब भी हम लोग फिजिकल एफर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ना, we should have some drinking substances like water
so that dehydration do not happens with us. सेकेंड में आता है लंग्स। लंग्स भी एक्सक्रेटरी एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। कैसे? इट रिमूव CO2 एंड वाटर वेपर फ्रॉम द लंग्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपीरेशन। जब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन इन करते हैं लंग्स के अंदर और लंग्स से बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है, जबकि एक्सपायरेशन में लंग्स के अंदर से CO2 एंड वाटर वेपर बाहर आता है, जो कि हमारे लिए यूजलेस प्रोडक्ट है। इसी कारण से लंग्स एसेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन कहलाता है। अबाउट 18 लीटर ऑफ CO2 excrete from the lungs per day, 18 liter per day CO2 human body remove about 18 liter CO2 per day। तीसरा जो है वो है लीवर। लीवर का जो काम है पहले भी हम जान चुके हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है मतलब टॉक्सिक, डी मतलब निकालना, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ये रिमूव करता है अमाइनो एसिड्स को फ्रॉम द बॉडी। कैसे? ये जो है अमाइनो एसिड जो है जब उसका लाइफ कंप्लीट हो जाता है, 120 डेज है लाइफ RBC का, तो उसमें से आयरन वाले पार्ट को अलग कर दिया जाता है। बाकी का जो रेसिड्यू बच जाता है वो कहलाता है बिलीरुबिन। लीवर क्या करता है? इस बिलीरुबिन प्लस ग्लूक्यूरोनिक एसिड, इन दोनों को मिलने के बाद इसका नाम होता है बिलीरुबिन ग्लूक्यूरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग कंजुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं। ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन लीवर उसको गॉल ब्लाडर में जमा कर देता है विद बाइल जूस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जब बाइल जूस रिलीज होता है डियोडेनम में, तो उसके साथ साथ ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी डियोडेनम में पहुंच जाता है और डाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स हो जाता है। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन डियोडेनम, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसका कलर ग्रेजुअली येलो या ब्राउन कलर का हो जाता है, डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलीरुबिन इन द फीकल मैटर। लीवर जो है बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट करता है फ्रॉम द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसी के वजह से हार्ट अटैक तक आते हैं। उसको भी लीवर बॉडी से रिमूव करने का काम करता है, एक्सक्रीट करने का काम करता है। नेक्स्ट फोर्थ जो है इंटेस्टाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन के जो इनर लेयर है एपिथेलियल सेल्स हैं, कोई भी हमारा बॉडी जो है ना एपिथेलियल सेल से कवर होता है, फ्रॉम द आउटर एंड फ्रॉम द इनर। स्किन आल्सो एपिथेलियल टिश्यू। तो ये जो दोनों कवर होते हैं एपिथेलियल सेल से, ये एक्सक्रीट करते हैं सर्टेन सॉल्ट्स, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर है तो, लाइक आयरन एंड कैल्शियम। जैसा मैंने बताया कि आप आयरन एंड कैल्शियम पर डे ले सकते हो, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी पे? क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाता है इंटेस्टाइन से थ्रू फीकल मैटर। जैसे हम लोग फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं, ये आयरन कैल्शियम इफ एक्सेस अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, इट रिमूव आउट। द फिफ्थ इज नेजल एपिथेलियम। नेजल एपिथेलियम जो है ना,
इसके पास हेयर्स होते हैं। हेयर फिल्टर द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर। जब भी हम लोग ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे एयर में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी हमारे नेजल एपिथेलियम में आ जाता है। खास करके वैसे वर्कर के लिए जो माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनके नेजल एपिथेलियम में मौजूद हेयर्स वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं। साथ में नेजल में होता है म्यूकस ग्लैंड। नेजल एपिथेलियम हैव म्यूकस ग्लैंड विच रिलीज म्यूकस, जो कि एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। अब ये म्यूकस जो एंटीसेप्टिक नेचर का है, इट किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर। एयर में जो भी मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये नष्ट कर देता है, उसको ये डेड कर देता है। अब नेजल एपिथेलियम में डस्ट पार्टिकल जो फिल्टर हो चुका है एयर से, दूसरा म्यूकस जो एंटीसेप्टिक नेचर का है, तीसरा डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नेजल एपिथेलियम में ही रुक जाते हैं और फिल्टर एयर मूव इनटू द लंग्स। जैसे फिल्टर एयर तो लंग्स में चला गया, लंग्स से बॉडी सेल्स में चला जाएगा, लेकिन ये जो नेजल एपिथेलियम में रुक गए डस्ट पार्टिकल, म्यूकस, डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट बिकम्स जेली लाइक सब्सटेंसेस इन द नेजल एपिथेलियम, और बाद में इसी जेली लाइक सब्सटेंसेस इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स। फिंगर के द्वारा हम उसको साफ कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बाद में आप हाथ भी साफ कर सकते हो। ह्यूमन की बात करते हैं तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी एंड मेनी अदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। लेकिन दूसरे एनिमल्स की बात किया जाए, इनवर्टिब्रेट्स की बात किया जाए, तो उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अदर एनिमल्स, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ माइक्रोस्कोपिक एनिमल सेल है। ये वैसा एनिमल है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। उनमें दे रिलीज नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, they also their cells excrete the ammonia through plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वो पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा भी अपना नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो इट रिलीज द अमोनिया फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस। पोरीफेरा का क्या है कि ये सिंगल सेल जितने भी है ना, दे आर, पोरीफेरा इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स बट देयर इज नो कंट्रोलिंग ऑर्गन। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होने के बावजूद पोरीफेरा को हम लोग सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इनमें भी जो एक्सक्रीशन होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। सिलिंट्रेटा में भी बहुत हाईली डेवलप नर्व सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो इन दोनों में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इनका है जनरल बॉडी सरफेस है। अगर प्लेटी हेलिमेंथ की बात किया जाए, इसमें ज़्यादातर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैरासाइटिक नेचर का होता है, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जैसे टेनिया सोलियम, टेनिया साजिनाटा, फैसिकुला हिपैटिका। ये सब जो है ना, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके पास होता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो है ना, ये टफ्ट ऑफ सिलिया जैसा होता है, बना होता है, और ये एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी के नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को। एक्चुअल में इनका नाम फ्लेम सेल्स इसलिए दिया गया है
क्योंकि अगर आप कैंडल को जलाओगे तो जो फ्लेम है ना वैसा ही इनका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये प्रोटोनेफ्रेडिया की तरह होता है, प्रोटोनेफ्रेडिया। अगर निमाटोड्स की बात किया जाए तो इनमें एच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एच शेप सिंगल ट्यूबुलर सेल लाइक दिस। इसको हम लोग कहते हैं रिनेट सेल्स, जिसके थ्रू ये अपना बॉडी से नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है। एनालिडा जो कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को तो सब जानते हैं, इसके पास होता है मेटानेफ्रेडिया, जिसके मदद से अर्थवॉर्म एक्सक्रीट, एनालिडा एक्सक्रीट द नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। इनके पास एक सेल पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोगोगेन। ये येलो कलर का होता है। ये जो है ना अर्थवॉर्म में एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, विच इज एनालोगस टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। आर्थ्रोपोडा की बात किया जाए तो आर्थ्रोपोडा जो है ना इस पृथ्वी पे सबसे वाइड फाइलम है। इनमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिनमें से हमने कुछ का एग्जाम्पल दिया। क्रेस्टेसिया, इसका एग्जाम्पल है प्रॉन। इनके पास होता है ग्रीन ग्लैंड टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इंसेक्टा, जितने भी इंसेक्ट हैं ना जो हेक्सापोडा है, जिनके पास 6 लेग होते हैं लाइक कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई, दे एक्सक्रीट देयर सब्सटेंसेस थ्रू मालफिजियन टिब्यूल्स। मिलीपेड्स एंड सेंटीपेड्स, ये जो है इनके पास भी मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं टू एक्सक्रीट द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो जैसा कि ये आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, पेरिपेटस, ये सब भी उसी से बिलोंग करता है। स्पाइडर के पास भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में मालफिजियन टिब्यूल्स, हिपैटोपैंक्रियाज, नेफ्रोसिस्ट, कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं। जैसा कि आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ये सब भी आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। स्पाइडर, दे हैव मालफिजियन टिब्यूल्स, हिपैटोपैंक्रियाज, नेफ्रोसिस्ट, कॉक्सल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। जबकि अगर देखा जाए स्कॉर्पियन में, दे हैव मालफिजियन टिब्यूल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड फॉर एक्सक्रीशन। पेरिपेटस, जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनालिडा। दे हैव मेटानेफ्रेडिया, कॉक्सल ग्लैंड, स्लाइम ग्लैंड, एनल ग्लैंड फॉर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव different mode of excretory system. They have different excretory organ for the process of excretion. All the organism eliminate their toxic substances from the body. Limulus, king crab, they also have coxal gland for excretion. Mollusca have metanephridia for the process of excretion. Echinodermata, they do not have any special excretory organ, but Echinodermata have amoeboid cells. Amoeboid cells का मतलब ये हो गया कि the excretory cells do not have a fixed shape and tube fits like a structure to excrete nitrogenous waste from the body. For example, starfish is an example of Echinodermata. Hemichordata. Hemichordata have glomerulus like Urochordata for the process of excretion. Cephalochordata have
फेरेंजियल नेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। मैंने बताया आपको फ्लेम सेल्स क्या होता है। तो जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट system of excretion, but one thing is common: all the organism never have unused substances, useless substances, nitrogenous substances in their body. They eliminate from the body. तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे हाउ ह्यूमन बींग्स eliminate the toxic substances from their body through kidney, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। किडनी के डिटेल्स, ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।